नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र फौजदार परोपकार कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेज लगातार आ रही हैं और संभवतः आप सभी उनका लाभ उठा रहे होंगे। मेरा मानना यह है कि अब तक आपने सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसा कि कोरोना के बारे में सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है, इसलिए हमारी ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल पा रही हैं। तो आज से मैं राजस्थान कला संस्कृति की क्लासेज आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति। देखिए बेटा, राजस्थान की कला संस्कृति में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। लगभग हम बात करें तो राजस्थान की कला संस्कृति में 22-23 टॉपिक हैं, लेकिन मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान कला संस्कृति एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आपका कला एक पोर्शन है और संस्कृति एक पोर्शन है। कला के अंतर्गत निर्माण की हम बात करते हैं, किसी के अंतर्गत छिपा हुआ उसका टैलेंट, वो क्या होता है, कला होता है। कला में हम बात करें तो आपकी स्थापत्य कला, चित्रकला, हस्तकला और लोक कला, ये मुख्यतः 4 टॉपिक आते हैं। इन 4 टॉपिकों के अंतर्गत स्थापत्य कला में हमारे दुर्ग, महल, मंदिर, हवेली, छतरी, बावली, मीनार, स्तंभ, तालाब इत्यादि, ये सारे टॉपिक हमारे स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। देखिए, चित्रकला, हस्तकला, लोक कला, ये जो 3 पोर्शन है ये अपना एक टॉपिक है, लेकिन स्थापत्य कला के अंतर्गत ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्थापत्य कला को लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद में संस्कृति की बात करेंगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं टॉपिक पर आता हूं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के दुर्ग। देखिए, राजस्थान के दुर्गों की हम बात करें तो दुर्गों में से 2 तरीके से प्रश्न आपका बनकर आता है। एक तो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और एक आपके क्वेश्चन होते हैं निर्माण कार्य या किसी दर्शनीय स्थल से। तो हम इतिहास और दर्शनीय स्थल दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत लेके चलेंगे। तो हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों की। दुर्ग हमारा चैप्टर है दुर्ग। तो दुर्ग के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करें दुर्ग क्या होता है, दुर्ग का निर्माण क्यों होता है, दुर्ग के निर्माण की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सभी चीजें हम दुर्ग के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दुर्ग को इस तरीके से। देखिए, दुर्ग प्लस ग, हिंदी में एक उपसर्ग होता है दुर्ग और एक प्रत्यय होता है ग, दोनों को मिलाकर ये दुर्ग बना हुआ है। तो इसमें दुर्ग का मतलब होता है बुरा और गा का अर्थ होता है गमन। हम इसको बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन दुर्ग के परिप्रेक्ष्य में या दुर्ग के बारे में ये निषेध है। निषेध है किसका, गमन का, जाने का निषेध है। दिमाग में एक बात आई, क्या सभी का जाने का निषेध है या कुछ का जाने का निषेध है। देखिए, राजा जो दुर्ग पर, जिस राजा का आधिपत्य है, जिस राजा का दुर्ग पर आधिपत्य है, उसकी मर्जी के बिना कोई भी इसमें नहीं जा सकता, इसलिए इसे दुर्ग कह सकते हैं। और हम इसकी एक परिभाषा निकालने की कोशिश करें कि दुर्गम, जो दुर्गम रास्ते हैं, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनको देखकर इसका निर्माण किया जाता है।
दुर्ग का निर्माण किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि दुर्गों का अधिकतर निर्माण पहाड़ियों पर क्यों किया गया है। यह क्वेश्चन था कि दुर्गों का अधिकतर निर्माण पहाड़ियों पर क्यों किया गया है। तो इसका हमारा आंसर था सुरक्षा की दृष्टि से। कुल मिलाकर बात यह है कि ऊंचे स्थान पर अगर कोई चीज बनी हुई है तो आक्रमणकारी जो आया है, राजा पर जो आक्रमण करने के लिए आक्रमणकारी आया है, वो आक्रमणकारी को वह राजा आसानी से देख सकता है। इसलिए दुर्गों को ऊंचे स्थानों पर अर्थात पहाड़ियों पर बनाया गया। ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर दोबारा से एक बार देखेंगे, दुर्गों का अधिकतर निर्माण पहाड़ियों पर क्यों किया गया। तो इसका आंसर हमारा था सुरक्षा की दृष्टि से। आजकल पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके से प्रश्न बनकर आता है। हमेशा साइकोलॉजिकल तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो हम दुर्गों में आगे देखते हैं। देखिए, दुर्गों को सबसे पहले हम स्थापत्य कला के अंतर्गत पढ़ रहे हैं दुर्गों को, और दुर्गों के बारे में एक क्वेश्चन हमारा बहुत सटीक तरीके से पूछा जाता है कि यह दुर्ग किस प्रकार का है, अर्थात दुर्गों के प्रकार हैं। देखो, प्रत्येक भवन का कोई ना कोई प्रकार होता है, इसी प्रकार दुर्गों के भी प्रकार हैं। तो दुर्गों के जो प्रकार हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, दुर्गों के सबसे पहले प्रकार मनुस्मृति में बताए गए। सबसे पहले दुर्गों का प्रकार मनुस्मृति में बताया गया, फिर इसके बाद में दुर्गों के प्रकार सूत्र नीति में बताए गए, फिर इसके बाद में दुर्गों के प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया, और फिर इसके बाद में दुर्गों के प्रकार विष्णु धर्म सूत्र में बताए गए। ये 4 पुस्तकें हैं जो दुर्गों के प्रकार बताती हैं। देखिए, मनुस्मृति के कुछ पुस्तकों ने 6 प्रकार माने हैं, और कुछ इस पर जो टीकाएं लिखी गई हैं उन्होंने कितने माने हैं, 9। शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार माने हैं, 9। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने दुर्गों के कितने प्रकार माने हैं, 4। और विष्णु धर्म सूत्र ने दुर्गों के 6 प्रकार माने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं, 9 या फिर 6, दोनों ऑप्शन में आते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 को क्लिक करना है। 6 करना है, 6 और 9 दोनों हैं, और मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग का प्रकार पूछा है तो हमें 6 करना है। 6 करना है, 6 नहीं है तो हमें 9 करना है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार पूछे गए हैं, 9 करना है, नो डाउट 9 करना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार पूछे हैं, 4 करना है, और विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार दुर्गों के प्रकार पूछे हैं तो 6 करना है। ध्यान रखना है, अगर मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार पूछे गए हैं और 6 और 9 दोनों ही ऑप्शन में हैं, तो सबसे पहले हम 6 करेंगे। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद में हम 9 करेंगे। 9 कब करना है, 9 की कंडीशन कब बनती है, 9 की कंडीशन जब बनती है जब 6 ऑप्शन में नहीं है। अगर 6 ऑप्शन में है तो सबसे पहले 6 को प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद में दें, उसके बाद में किसको देना है, 9 को देना है। तो हम सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार कितने हैं, 6 या 9। यदि 6 व 9 दोनों ऑप्शन में है तो 6 सही माना जाएगा। इज दैट क्लियर? दोबारा से मैं बता रहा हूं कि मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार 6 या 9 है। यदि 6 या 9 दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो 6 सही माना जाएगा। दूसरा, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार हैं, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार हैं, और विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार दुर्गों के 6 प्रकार हैं। अब हम सामान्यतः दुर्गों के प्रकारों का वर्णन करेंगे। सामान्यतः हम दुर्गों का जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, जो सामान्यतः सभी विद्वानों ने दुर्गों का क्लासिफिकेशन किया है। देखिए, सामान्यतः
दुर्गों के 3 प्रकार माने गए हैं। सामान्यतः दुर्गों के कितने प्रकार माने गए हैं? 3। पहला हम बात करें धरातल के अनुसार। पहले हम बात करें धरातल के अनुसार। देखिए सब जानते हैं क्या प्रत्येक जगह का धरातल एक जैसा है? नहीं है। हम राजस्थान में भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, 4 भागों में हम उनको डिवाइड करते हैं। तो सीधी सी बात है कि धरातल के अनुसार जब हम दुर्गों का प्रकार पढ़ते हैं तो 4 होता है, और यही 4 प्रकार किसने माने हैं? कौटिल्य ने। यही कौटिल्य के 4 प्रकार हैं। अगर हम परकोटे के अनुसार बात करें, भाई परकोटे के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार हैं? तो परकोटे के अनुसार 3 प्रकार हैं। दुर्गों के परकोटे के अनुसार कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। और अगर हम बात करें सैन्य दृष्टि के अनुसार, सैन्य दृष्टि के अनुसार, भाई सैन्य दृष्टि के अनुसार दुर्गों की बात करें तो 2 प्रकार हैं। देखिए 4 और 3 7 और 2 9। इसका मतलब शुक्र के 9 प्रकारों को ये डिवाइड करते हैं। शुक्र के ये 9 प्रकार हो गए, 4 3 और 2। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे धरातल के अनुसार, फिर उसके बाद में देखेंगे परकोटे के अनुसार, फिर देखेंगे हम सैन्य दृष्टि के अनुसार। एक विशेष बात ध्यान रखना है, अगर दोनों में से कोई क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन यहां से पुट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहां से बनेगा प्रकार से, उसके बाद में कहीं भी क्वेश्चन होता है। सामान्य में परीक्षा है, जैसे हम बात करें सामान्य परीक्षा की, पुलिस की बात करें, बीएसटीसी की बात करें, तो उनमें बहुत बार इनमें से क्वेश्चन बनता है। या तो क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से, पूरे दुर्ग पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर क्वेश्चन बनेगा तो डीपली जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इनको देखो भाई 1 2 3 चीजों में से कुल मिलाकर हमारी 9-10 लाइन है, और 9-10 लाइनों में से ही हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो कि इसको सबसे पहले हमें बिल्कुल कंटेस्ट करना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि भाई दुर्गों के जो प्रकार हैं इनमें से अधिकतर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर यहीं से क्वेश्चन आ रहा है तो आगे से नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करें, बेस को क्लियर करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम सामान्यतः दुर्गों के कितने प्रकार हैं? 3 है। धरातल के अनुसार, परकोटे के अनुसार, सैन्य दृष्टि के अनुसार। धरातल के अनुसार बेटा 4 है। यही प्रकार किसने माने हैं? कौटिल्य ने माने हैं। परकोटे के अनुसार कितने हैं? 3 है। सैन्य दृष्टि के अनुसार कितने हैं? 2 है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले धरातल के अनुसार। सबसे पहले हम दुर्गों के प्रकारों की बात करेंगे धरातल के अनुसार। देखिए धरातल के अनुसार दुर्गों के हम प्रकार किसके अनुसार देख रहे हैं? धरातल के अनुसार। और कितने हैं भैया? 4 हैं। तो पहला कौन सा है? वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? वन दुर्ग। देखिए परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा कभी पेपर में नहीं पूछी जाती है, केवल आपसे सीधा पूछेगा वन दुर्ग कौन सा है। तो वैसे भी आपको इसके नाम से ही विदित हो रहा होगा, जिसके चारों ओर या तो सघन वनस्पति है या कटीली जाति है। देखिए राजस्थान में वनस्पति की बात करें तो अधिकतर वनस्पति कैसी है? मरुभूमि प्रकार की, क्योंकि मरुस्थल हमारे राजस्थान में 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा जो दुर्ग है वो या तो मरुस्थलीय दुर्ग है या फिर वन दुर्गों में भी किससे घिरे हुए? कटीली घाटियों से। तो वन दुर्ग में सर्वोत्तम उदाहरण की बात करें तो हम कौन सा लेंगे? शिवाणा, बाड़मेर लेंगे। भाई शिवाणा बाड़मेर को वन दुर्ग का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है। मैं केवल उन उदाहरणों की बात कर रहा हूं जो सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब मैं दुर्ग की चर्चा करूंगा, जैसे शिवाणा पढ़ूंगा, चित्तौड़ पढ़ाऊंगा, रणथंभौर पढ़ाऊंगा, जो भी हम पढ़ेंगे उस समय भी मैं दुर्ग का प्रकार बताता जाऊंगा। अभी मैं एक एक बता रहा हूं, उसके बाद में जब दुर्ग को पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में उसका प्रकार बताता हुआ जाऊंगा। दूसरा औदक दुर्ग। भाई देखिए औदक का मीन्स है जल दुर्ग। जल दुर्ग की एक कंडीशन है हमारे सामने कि कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का सबसे अच्छा दुर्ग उदाहरण होगा? जिस दुर्ग के चारों ओर प्राकृतिक जल है, कृत्रिम नहीं,
प्राकृतिक है। अगर हम कृत्रिम जल रखेंगे तो पारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारिक हो जाएगा। इसलिए जल दुर्ग में या पौधा दुर्ग में एक विशेषता होगी, जल कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए। और प्राकृतिक जल जो होना चाहिए, इसलिए इसमें हमने जो सर्वोत्तम उदाहरण लिया है वो हमने लिया है गागरोन दुर्ग, झालावाड़। कौन सा दुर्ग लिया है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ को लिया है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ को हम सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं। भाई ये जल दुर्ग का उदाहरण क्यों है? क्या इसके चारों ओर प्राकृतिक जल कैसा है? देखिए, एमपी से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है काली सिंध और एक नदी का नाम है आहू। काली सिंध और आहू दोनों नदियों के संगम पर आपका क्या बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आपका गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन दुर्ग कहाँ बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग कहाँ बना हुआ भैया? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। दोनों नदियां, जैसे ये दोनों नदियां हैं, इन दोनों नदियों का पानी यहाँ पर मिलता है और यहाँ एक चट्टान पर या एक पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? आपका गागरोन दुर्ग बना हुआ है। जहां काली सिंध और आहू नदियां दोनों मिलती हैं, उस स्थान को सामेल जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सामेल जी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। कौन सा दुर्ग है? पौधक है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। नदियों का जल कैसा हो गया? प्राकृतिक। तो ये हमारी जो शर्त लगाई है हमने पौधक की, उस शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर क्या बना हुआ है? आपका गागरोन दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? आपका गागरोन दुर्ग पौधक का उदाहरण हो जाता है। कौन कौन सी नदियों पर? काली सिंध और आहू नदियों पर। क्या और उदाहरण हो सकते हैं? बिल्कुल है। जैसे हम बात करें भैंसरोडगढ़। भाई भैंसरोडगढ़ चंबा और बावली पर बना हुआ है। तो ऐसे राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग हैं जो कैसे हैं? पौधक दुर्ग हैं। ध्यान रखना है, पौधक अलग है। जल कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक। कृत्रिम जल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जल कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक। वही पौधक होगा। और कौन होगा? वही होगा जो जल कैसा होगा? प्राकृतिक होगा। जो जल प्राकृतिक नहीं है वो पौधक नहीं होगा। उसे हम किसकी श्रेणी में लेंगे? पारिक की श्रेणी में लेंगे, जो आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मित्रों स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मैं हट जाऊंगा 1 मिनट के लिए। जैसे ही इनको मैं कंप्लीट करूंगा तो मैं हट जाऊंगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा, धान। इसका मतलब है रेतीला। इसका मतलब है मरुस्थल। वह दुर्ग जिसके चारों ओर रेतीली जमीन है, मरुस्थल का प्रदेश है, वह दुर्ग किसमें आएगा? धान दुर्ग में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर को हमने किसमें लिया? धान दुर्ग में लिया। मैं सर्वोत्तम उदाहरण ले रहा हूं। होने को इसमें और भी आ जाएंगे, धान के अंतर्गत और भी आ जाएंगे, लेकिन हम सबसे अच्छा उदाहरण लेकर चल रहे हैं। अगला है आपका गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग कौन सा होगा? जो पहाड़ पर होगा या फिर पठार पर होगा या किसी पर्वत पर होगा या किसी पहाड़ी पर होगा, वह क्या किसमें आएगा? गिरि के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान रखना है कि गिरि के अंतर्गत हम किस किस को लें? राजस्थान के 80% के लिए गिरि दुर्ग हैं। राजस्थान में 80% के लिए कैसे हैं? गिरि दुर्ग हैं। अधिकतर के लिए किसी ना किसी पहाड़ पर, पठार पर, पर्वत पर या पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो हम गिरि दुर्ग में सबसे अच्छा उदाहरण किसे लें? भाई गिरि दुर्ग में सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं हम तारागढ़ अजमेर। देखिए राजस्थान में 2 तारागढ़ हैं, एक तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत है और एक तारागढ़ बूंदी के अंतर्गत है। और आगे जब हम पढ़ेंगे किलों को एक एक करके, तो उनमें इन दोनों के अंतर्गत क्या अंतर है वो भी मैं चर्चा में लूंगा। अब दिमाग में यह आ रहा होगा विद्यार्थियों के कि भाई तारागढ़ को क्यों लिया? सर कुंभलगढ़ की पहाड़ी पर बना हुआ है, सर चित्तौड़ निशा के पठार पर बना हुआ है, उसको क्यों नहीं लिया? देखिए तारागढ़ को मैंने इसलिए लिया
क्योंकि एक इतिहासकार हैं हरविलास सागर और इनकी पुस्तक है अखबार उल अख्तियार। इस पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि राजस्थान का सबसे पहला, राजस्थान का ही नहीं अब तो पूरे भारतवर्ष का सबसे पहला दुर्ग गिरिदुर्ग कौन सा है? तारागढ़ अजमेर है। इसलिए तारागढ़ अजमेर को मैंने इसके अंतर्गत लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ मित्रों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं परकोटे के अनुसार। तो हमने धरातल के अनुसार देखे कितने हैं, आपके 4 दुर्ग हैं। एक तो वन दुर्ग है, एक औदक है, एक धान है और एक गिरी है। वन दुर्ग के अंतर्गत हमने किसको लिया? सिमाणा को लिया। सिमाणा कहाँ आता है? बाड़मेर में आता है। औदक जल कैसा होना चाहिए? जल प्राकृतिक। किसको लिया? गागरों को, काली सिंधु के संगम पर है। फिर इसके बाद किसको लिया? धान दुर्ग को, रेतीला, मरुस्थलीय, सोनारगढ़ जैसलमेर। गिरिदुर्ग के अंतर्गत किसे लिया हमने? तारागढ़। भाई तारागढ़ को क्यों लिया? मैंने इसका कारण बताया आपको। हरविलास सागर की पुस्तक है अखबार उल अख्तियार, उसमें राजस्थान का सबसे पहला गिरिदुर्ग कौन सा है? तारागढ़। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरविलास सागर के अनुसार सबसे पहला गिरिदुर्ग निम्न में से किस दुर्ग को माना गया है? तो हमारा आंसर होगा तारागढ़। किसको लिया गया? किसको माना गया मित्रों? तारागढ़ को माना गया है। अब हम देखते हैं परकोटे के अनुसार। इन दुर्गों के साथ में ही मैं कोचिंग के दुर्गों के अंतर्गत दुर्गों के क्वेश्चन डालूंगा। तुरंत के तुरंत आप क्वेश्चनों को भी हल करते जाएं, जिससे क्या है हमें आगे तैयारी में लाभ मिलता रहेगा। तो हम देखते हैं परकोटे के अनुसार। देखिए मित्रों, परकोटे के अनुसार दुर्गों के 3 प्रकार हमने माने हैं। सबसे पहला किसको मानेंगे हम? सबसे पहला है आपका पारिद। भाई देखो, पारिद को अगर हम देखें तो ये परिधि हो गई। भाई परिधि क्या हो गई? परकोटा चारों ओर का। भाई परिधि किसे कहते हैं? परिधि या परिमाप क्या होता है? चारों ओर का जो आवरण होता है वो परिधि या परिमाप होता है। इसका मतलब प्रत्येक दुर्ग पारिद होता है। प्रत्येक दुर्ग पारिद होता है। ऐसा नहीं कि भाई केवल एक ही दुर्ग पारिद होगा, लेकिन हम इसके अंतर्गत पारिद के अंतर्गत किसको लेते हैं? देखिए, पारिद दुर्ग के अंतर्गत हम सोनारगढ़ जैसलमेर को ले लेते हैं कि साहब सोनारगढ़ जैसलमेर तो मरुस्थल के अनुसार हो गया, इसका मतलब धान हो गया वो तो। फिर आपने इसको इसमें कैसे ले लिया? भाई देखो, मैंने कहा प्रत्येक दुर्ग पारिद होता है। क्या कोई ऐसा दुर्ग होगा जिसकी कोई परिधि नहीं होगी? भाई परिधि नहीं होगी तो वो दुर्ग किसका होता है? मान लीजिए इस एरिया में एक दुर्ग बना हुआ है। अगर इसकी इस हिस्से से परिधि नहीं है और यहां कोई प्राकृतिक रुकावट भी नहीं है, पहाड़ नहीं है, नदी नहीं है, झरना नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? भाई आक्रमणकारी आएगा, उसको तो ये रास्ता खुला मिल गया। इसलिए परिधि तो प्रत्येक दुर्ग की होगी, अर्थात चारों ओर आवरण तो प्रत्येक दुर्ग का होगा। इसलिए प्रत्येक दुर्ग क्या होगा? पारिद होगा। और हमने किसको लिया इसमें? सोनारगढ़ को। कैसा सोनारगढ़ को रख लिया? देखो, सोनारगढ़ को हमने इसलिए रख लिया कि इसकी परिधि ऐसी है भैया। कैसी है? ऐसी घाघरेनुमा आकृति की, जिसे क्या कहते हैं? कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। ये शब्द आपको और सुनने को मिलेगा जब हम जनजातीय पढ़ते हैं, वहां इस शब्द को सुनने को मिलेगा। ये पाड़ा शब्द हमें कहां सुनने को मिलेगा? जनजातियों में सुनने को मिलेगा। भील जो लोग हैं, पाड़ा शब्द सुनकर खुश हो जाते हैं। भील लोग पाड़ा शब्द सुनकर खुश हो जाते हैं, जबकि सोनारगढ़ दुर्ग के परकोटे को कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है। तो भाई एक बात हो रहा है दिमाग में, कैसा भील खुश तो जाते हैं तो नाराज किससे होंगे? भाई नाराज किससे होते हैं? कांडी। कांडी शब्द सुनकर तो भील नाराज हो जाते हैं,
और पाड़ा शब्द सुनकर खुश हो जाते हैं। इस दुर्ग की परकोटे की आकृति घाघरेनुमा है, इसलिए इसे कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है। और मैंने किसमें लिया इसको? पारिक के अंतर्गत लिया। अगला है आपका पारिक दुर्ग। पारिक का मतलब होता है खाई। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है। हो सकता है उस खाई में पानी हो ना भी हो, लेकिन खाई होना निश्चित है। पानी होगा तो भी वो पारिक हो जाएगा, केवल खाई होगी तो भी वो पारिक हो जाएगा। अब पारिक जो दुर्ग है इसमें विशेषता तो यह है कि कीचड़ युक्त खाई होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कीचड़ युक्त खाई हो। जैसे हम जूनागढ़ दुर्ग की बात करें, जूनागढ़ दुर्ग पारिक के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन उसके चारों ओर पानी नहीं है। पानी के लिए बीकानेर में मरुस्थलीय एरिया है, तो इतना दुर्ग के चारों ओर पानी भरने के लिए कहां से आएगा? इसलिए हम पारिक के अंतर्गत जो उदाहरण लेंगे आपका, एक तो है लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ भरतपुर के चारों ओर सुजानगंगा नहर है। जैसे लोहागढ़ की बात करूं मैं, कैसा है? उल्टे कटोरे की आकृति का है ऐसा। इसके चारों ओर क्या है? मिट्टी का परकोटा। फिर इसके चारों ओर क्या है? सुजानगंगा। सुजानगंगा नहर नामक खाई है इसके चारों ओर, जिसके कारण ये किसमें लिया गया? पारिक में लिया गया। और कोई है क्या? डीग का किला, डीग भरतपुर, ये भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। वैर का किला, बैर भरतपुर, ये भी इसके अंतर्गत। अब बैर के किले के चारों ओर कौन सी नहर है? प्रताप नहर। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रताप नहर किस किले के चारों ओर है? बैर के किले के चारों ओर है। बैर का किला कहाँ है? बैर भरतपुर के अंतर्गत है, जो किसके अंतर्गत आएगा? पारिक के अंतर्गत। लोहागढ़ जो भरतपुर में है वो भी किसके अंतर्गत आएगा? पारिक के अंतर्गत। डीग का किला भरतपुर में है, डीग भरतपुर के अंतर्गत, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? पारिक के अंतर्गत। तो पारिक दुर्ग सोनारगढ़ जैसलमेर, पारिक दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर, डीग का किला, बैर का किला भरतपुर, ये किसके अंतर्गत आएंगे? आपके पारिक के अंतर्गत आएंगे। तो हम पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद में एक और रहेंगे वो मैं बताता हूँ। ले लीजिए। चलिए एक और हमारा प्रकार है, उसकी चर्चा और करेंगे हम। ये परकोटे के अनुसार में ही लेंगे हम। तीसरा प्रकार है एरंड। क्या होता है एरंड? देखिए एरंड जो होता है इसके चारों ओर कटीली जाली, ककरीले रास्ते प्लस नदी नालों का समूह, वो किसमें आएगा? एरंड में आएगा। देखिए कटीली जाली वन, ककरीले रास्ते इसका मतलब पर्वतीय एरिया है, गिरी, नदी नालों का समूह इसका मतलब औदक। एरंड में किस दुर्ग की विशेषता नहीं होती है? देखिए वन है, गिरी है, औदक है, तो धरातल के अनुसार क्या बची है आपका भैया? धानु। एकमात्र धानु दुर्ग की विशेषता किसमें नहीं होती है? एरंड में नहीं होती है। बाकी सारी विशेषताएं एरंड के अंतर्गत होती हैं। वन की विशेषता भी होती है, गिरी की भी होती है, औदक की भी होती है। मैंने कहा प्रत्येक दुर्ग क्या होगा? पारिक होगा, वो भी होगा, खाई भी इसके चारों ओर हो जाएगी, पारिक भी हो जाएगा, एरंड युक्त भी है। इसका मतलब इसके अंतर्गत धरातल वाली तीन विशेषताएं पाई जाती हैं। वन दुर्ग भी होता है, ये गिरी भी होता है और ये औदक भी होता है। इसमें सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? रणथंभौर। अब रणथंभौर को एरंड किसने बताया है? एक कविवर है, नाम है
श्यामल दास ददीवाड़िया, जिनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि हैं कविवर श्यामल दास ददीवाड़िया, पुस्तक है इनकी वीर विनोद। इसमें रणथंभौर को क्या स्वीकार किया गया है? एरर। और इन्होंने ही कविवर श्यामल दास ददीवाड़िया ने ही राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक मेवाड़ के महाराणा कुंभा को माना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला कौन था? कुंभा था। मेवाड़ में, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत जो 84 दुर्ग थे, उन 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कार्य नहीं, निर्माण प्लस जीर्णोद्धार, निर्माण भी करवाया और जीर्णोद्धार भी करवाया उस दुर्गों का। इसलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसी कुंभा को कलम कला व कटार की त्रिवेणी कहा जाता है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया, कलम कला और कटार की त्रिवेणी किस शासक को कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। हम देखें इसको, ये राजस्थान के व्यक्तित्व में है। फर्स्ट ग्रेड के लिए इसमें से अच्छा क्वेश्चन होता है कुंभा में से। कुंभा बहुत अच्छा शासक है, इसमें से फर्स्ट ग्रेड में व्यक्तित्व में से क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कौन है? कुंभा है। कलम कला कटार की त्रिवेणी कौन है? कुंभा है। संगीत का ज्ञाता कौन सा शासक है राजस्थान का? कुंभा है। कुंभा ने लगभग 9 से 10 पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया है। कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वैसे शासनकाल कभी पूछा नहीं जाता। 1433 से 1468 इनका शासनकाल है। 68 में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के समय सेक्रेटरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मृत्यु के समय कुंभा कौन से रोग से ग्रसित थे? उन्माद। कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी, जिन्हें मेवाड़ का पितृंता कहा जाता है। तो हम पहले दुर्गों पर लौट के आते हैं, दुर्गों की बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की कि परकोटे के अनुसार कौन सा था? परकोटे के अनुसार एक हो गया पारिक, एक हो गया पारिक और एक हो गया एरन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में आगे सैन्य दृष्टि के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, सैन्य दृष्टि के अनुसार दुर्गों के 2 प्रकार बताए गए हैं। सैन्य दृष्टि के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं मित्रों? 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो दुर्ग होता है सैन्य और एक दुर्ग होता है सहायक। एक तो दुर्ग होता है सैन्य दुर्ग और एक दुर्ग होता है सहायक। तो हम बात करते हैं सैन्य दृष्टि के अनुसार। सैन्य दृष्टि के अनुसार दुर्गों के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला सैन्य दुर्ग, दूसरा सहायक। राजस्थान में लगभग अधिकतर पब्लिकेशन की किताबें जो हैं उनमें सैन्य दुर्ग के तो प्रकार हमें बता रखे हैं, या सैन्य में कौन कौन से आते हैं। जैसे हम चित्तौड़ को ले सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है चित्तौड़। कुल मिलाकर सैन्य दुर्ग तो प्रत्येक दुर्ग होगा। भाई ऐसा कोई दुर्ग होगा क्या जो सैन्य दुर्ग नहीं होगा? भाई आप ही सोचिए, क्या प्रत्येक दुर्ग के अंतर्गत सेना नहीं रहेगी? फिर राजा ऐसे कहाँ चला जाएगा? भाई सेना तो रहेगी, तो इसका तो प्रत्येक दुर्ग सैन्य दुर्ग रहेगा। लेकिन सहायक, राजा युद्ध के समय सैनिक सहायता, जिस दुर्ग से सैनिक सहायता लेता है वो क्या कहलाता है? सहायक कहलाता है। तो सहायक की हम बात करें तो सहायक के अंतर्गत कौन सा है? खंडारा का किला कहां दिया? सवाई माधोपुर। आप जितने भी पब्लिकेशन की किताबें पढ़ेंगे उन पब्लिकेशन की किताबों में क्या लिखा हुआ है?
कि सहायक का एक भी उदाहरण नहीं है। मुझे ये बताइए सहायक की परिभाषा क्या है? भाई सहायक की परिभाषा ये है जो युद्ध के समय सैनिक सहायता देगा क्या कहलाएगा? सहाय कहलाएगा। जो युद्ध के समय सैनिक सहायता देगा वो क्या कहलाएगा? सहाय कहलाएगा। और स्पेशल लिखा हुआ है, एक किताब है चौहान कल्पतरु, इस किताब के अंतर्गत स्पेशल लिखा हुआ है कि ये किला खंडारा का जो किला है चौहान शासकों ने रणथंभौर दुर्ग की सैनिक सहायता के लिए बनवाया था। खंडारा का किला सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग की सैनिक सहायता के लिए बनवाया गया। तो इसका मतलब यहां खंडन हम करते हैं सभी किताबों का, सभी जितनी भी बुक्स मार्केट में है उनमें लिखा हुआ है सहायक एक भी नहीं है। जबकि आप अगर किताब पढ़ते हैं, राघवेंद्र मनोहर जी की किताब है राजस्थान के दुर्ग, उसमें पढ़िए खंडारा का किला सवाई माधोपुर एक सहायक दुर्ग है, कुंभलगढ़ का किला एक सहायक दुर्ग है। तो ये लाइन आज से हम खत्म करते हैं कि राजस्थान में सहायक दुर्ग नहीं है, राजस्थान में बहुत सारे सहायक दुर्ग हैं, जिसमें एक उदाहरण है आपका खंडारा का किला सवाई माधोपुर। इसके बाद में हम दुर्गों का सामान्य परिचय हम देखेंगे। देखिए हम दुर्गों के सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में मराठा शासकों ने सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण कार्य करवाया। इसका मतलब भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना है कि सेकंड नंबर पर हमारे राजस्थान का नाम है। राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से कौन सा नंबर है? सेकंड। लेकिन कुछ किताबों ने सेकंड नंबर पर किसको दे रखा है? मध्य प्रदेश को। मित्रों ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश दुर्गों की दृष्टि से सेकंड नंबर पर कब तक था? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग हुआ तो दुर्गों का सामान्य सी बात है कि विभाजन हुआ होगा। भाई राज्यों का विभाजन हुआ तो दुर्गों का भी विभाजन हुआ होगा। इसलिए राजस्थान दुर्गों की दृष्टि से कौन से नंबर पर आ गया? सेकंड नंबर पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि पर राजस्थान भारत में पहले नंबर पर आ जाता है। कब आता है? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर राजस्थान का लकी डे है। 1 नवंबर बहुत राजस्थान के लिए शुभ है। तो 1 नवंबर को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। ध्यान रखना है, राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए तो 1 नवंबर, और अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखना है 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण होकर कंप्लीट हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में। इस समय भारत के अंतर्गत 3 स्टेटों का गठन हुआ, भाई मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। कब कब हुए? 1 को, 9 को और 15 को। 2000 में कौन सा प्रधानमंत्री था आपका? अटल बिहारी वाजपेयी। सेकंड लेवल वाले बच्चे विशेषता ध्यान देंगे कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है 9 नवंबर को। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।